मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था। यूँ भी अगर मैं उसका ख़्याल नहीं रखता तो फिर कौन रखता? हम दोनों का एक-दूसरे के अलावा इस दुनिया में था ही कौन? मैं जब उसे खाना खिलाकर उसे तसल्ली देने के बाद जाने लगा, तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। वो बेतहाशा रोने लगी। हमेशा की तरह मैं उसको रोता देखकर घबरा गया। मैं उसकी आँखों में आँसू ही नहीं देख सकता था। मैंने अपनी उँगलियों की पोरों से उसके आँसू पोंछे और उससे कहने लगा कि तुम इस तरह से मत रोया करो। जब मैं तुम्हारी आँखों में ऐसे आँसू देखता हूँ, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। अगर तुम मुझे इस तरह से रुखसत करोगी, तो मैं फिर काम नहीं कर सकूँगा। उसने जल्दी से अपने आँसू पोंछे और कहने लगी कि मैं अकेले डर जाती हूँ। मुझे ऐसे महसूस होता है, जैसे ये अंधेरा मुझे जकड़ लेगा, ये मुझे निगल जाएगा। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। जब तुम मेरे साथ होते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे ताकत मिल गई है, जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूरी बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मैं मोहब्बत से मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थाम कर कहने लगा कि मगर मेरी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे तो नहीं गुजारी जा सकती ना। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊंगा? मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? बात को समझो। मेरा घर से बाहर निकल कर काम करना भी बेहद जरूरी है। फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। और तुम खुद को पुरसुकून रखो, सोने की कोशिश करो। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि जितना हो सकता है तुम खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करो। इस तरह से तुम जल्दी सेहतयाब हो जाओगी। उसे हजारों तसल्लियां दिलासे देने के बाद मैं घर से बाहर आया था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये जिंदगी जैसी मैं अब जी रहा था, ऐसी जिंदगी जीने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था जो मैं अब कर रहा था। जो कुछ मैं कर रहा था, इस सब से मेरी बीवी बेखबर थी। अगर उसे ये पता चलता तो न जाने उसके दिल पे क्या गुजरती कि उसका शौहर लोगों के सामने हाथ फैला रहा था, उनसे भीख मांग रहा था, अपना हुलिया बदलकर, अपना रूप छुपाकर। मैं लोगों के आगे हाथ फैलाता था। कुछ लोग तरस खाकर मुझे पैसे दे देते थे और कुछ गालियां और कोसने दिया करते थे। मैं इस गलीज काम के लिए शाम के वक्त ही घर से निकलता था और दिन का भी वक्त मैं अपनी बीवी के साथ गुजारता था। शाम से लेकर रात तक ये 5-6 घंटे बाहर रहकर मैं भीख मांगता था। कभी कभी मैं इस काम से बहुत ज्यादा उकता जाता था। समझ नहीं आता था क्या करूं, कहाँ जाऊं। कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी। कारोबार करने के इतने पैसे नहीं थे। अच्छी भली मेरी जॉब थी, वो भी मुझसे छिन गई। माँ बाप का सहारा भी नहीं था, भाई बहन भी नहीं थे, बीवी के अलावा कोई हमदर्द रिश्ता भी नहीं था। ऊपर से मेरी बीवी की बीमारी, इसकी जिम्मेदारी, ये सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ रोड पे खड़ा था, जब वहां पर मैंने एक ख्वाजा सरा को देखा। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म से उठते सस्ते परफ्यूम की खुशबू से मेरा जी मतला रहा था। मैं वहां से आगे बढ़ने लगा, जब उसकी बात ने मेरे कदम जकड़ लिए। वो मुझे कहने लगा कि तुम जवान जहान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? तुम क्यों भीख मांग रहे हो? उसकी ये नसीहत सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि भीख मांगना मेरी मजबूरी है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। तुम्हें क्या पता कि मैंने रोजगार के लिए कितने धक्के खाए हैं। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तभी मैं मजबूर होकर ये काम कर रहा हूँ। मेरी बात पर वो अजीब से अंदाज में हंसा और कहने लगा कि अगर मजबूरी से भीख मांग रहे हो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, तब तुम कभी मेहनत नहीं कर सकोगे। और वैसे भी इस भीख से तुम्हारा गुजारा हो जाता है क्या? उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गया था। वो मजीद कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मुश्किल गुजारा होता होगा। तुम तो शायद 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते होगे। एक हद तक उसकी बात में सच्चाई थी। मैं खुद भूखा रहता था और अपनी बीवी को खाना खिलाता था। जो भी पैसे थे, मैं उनको बचा के रख देता था ताकि उसका इलाज करवा सकूं। इस ख्वाजा सरा की बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी वो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मशवरा है। अगर तुम इस पे अमल करोगे तो तुम बहुत फायदे में रहोगे, तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और कहने लगा कि जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी बात है? तुम नहीं जानते मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि रातों रात मेरे पास इतने पैसे आ जाएं जिससे मैं अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकूं और अपनी जान से प्यारी बीवी के कदमों में सारी दुनिया की खुशियां ढेर कर दूं। वो कहने लगा कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, तुम देखना कि तुम इससे डबल कमाने लगोगे जितना अब कमा रहे हो। एक पल को लगा था मुझे उसकी बात को समझने में। एकदम मेरा गुस्से से दिमाग खो गया और मैंने उसे खरी खरी सुना दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया। मैं क्यों अपनी जिस्म बदल कर ये गलीज काम करूं? मेरी बात पर वो जोरदार कहका लगाकर बोला
कि जो कुछ तुम कर रहे हो क्या वो दुरुस्त है? क्या तुम अपने इस फेल को दुरुस्त मानते हो? तुम सेहतमंद होकर भी लोगों के आगे हाथ फैला रहे हो, तो ये भी नाशुक्री के ज़िम्मे में ही तो आता है। उसकी बात ने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। मैं उससे फासले पर जाकर खड़ा हो गया था। मैं काफ़ी देर तक इस ख्वाजा सरा की बात पर गौर करता रहा था। बात इसकी भी एक तरह से ठीक थी, मगर मैं भी क्या करता? ईंट पत्थर उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं मजदूरी नहीं कर सकता था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। ऐसे में तो बिल्कुल ही ज़लील होकर रह गया था। इस ख्वाजा सरा का कहना था कि मुझे उसके साथ मिलकर ये गलीज़ काम करना चाहिए, ताकि अगर मेरी ज़लालत में कोई कसर रह गई है, तो अब वो पूरी हो जाए। मैंने गुस्से से सर झटका। कितने घंटे मैं वहाँ पर खड़ा रहा। आज कोई भी शख्स मेरी तरफ मतवज्जो ही नहीं हो रहा था। मैं अब लोगों के पास जा जाकर भीख माँगने लगा, इनसे मदद माँगने लगा, मगर लोग मुझे झटक कर आगे बढ़ने जा रहे थे। मैं शिकस्ता कदमों से घर लौट आया। जब घर आया तो मेरी बीवी जाग रही थी और काफ़ी परेशान थी। मेरी आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आई और पुरसुकून होकर सो गई। मैं कितनी देर तक उसके मासूम चेहरे की तरफ देखता रहा था। उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माँ-बाप को, बहन-भाइयों को, अपनी ऐशो-इशरत को, सिर्फ मेरी मोहब्बत में। और मैंने उसे क्या दिया था? 2 माह हो गए थे उसकी बीमारी को झेलते हुए, और मैं अभी तक उसका इलाज नहीं करवा पाया था। ये सोचकर ही मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। अगले दिन फिर जब मैं घर से निकलने लगा, तो वो फिर से रोने लगी। मुझे उसके यूँ रोने पर गुस्सा नहीं आता था। जब वो मुझे बाहर जाने से रोकती थी, जब मेरा हाथ पकड़ लिया करती थी, तो भी मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता था। मैं जानता था कि वो सहम गई है, वो डर गई है। शायद उसे मेरे छोड़ के जाने का खदशा था। उसे इन तमाम लोगों ने छोड़ दिया था, जिनके साथ उसका कोई खूनी रिश्ता था, जो उससे मोहब्बत के दावेदार थे। शायद यही वजह थी कि मेरे जाने का सुनकर वो डर जाती थी। अपनी इस माजूरी की वजह से ही तो वो ऐसी हो गई थी, वरना उससे पहले तो हरगिज़ भी वो ऐसी नहीं थी। बहुत ही पुरएतमाद, बड़े से बड़े मसले को चुटकियों में उड़ा देने की सलाहियत थी उसमें। और अब इस माजूरी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसे बहला-फुसला कर मैं घर से निकल आया था। मैं रोड पर खड़ा होकर लाशऊरी तौर पर इसी ख्वाजा सरा की बातों को सोचे जा रहा था। बार-बार इसकी बातें मेरे ज़हन पर दस्तक दे रही थी और मेरी नज़र शायद उसे ही इधर-उधर तलाश कर रही थी। मगर वो यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरे पास एक गाड़ी आकर रुक गई थी। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही हसीन और तरहदार। उसको देखकर मैं देखते का देखता ही रह गया था। यकदम ही उसके चेहरे में मुझे अपनी बीवी का चेहरा नज़र आने लगा, और मैं अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया था। वो लड़की काफ़ी देर तक यहाँ पर गाड़ी रोककर बाहर खड़ी रही थी। न जाने वो किसे तलाश कर रही थी। मैं भी गाहे-बगाहे उस पर नज़र डाल रहा था। उसने बहुत मॉडर्न किस्म का लिबास पहन रखा था और थी भी भला की हसीन। आस-पास से गुज़रने वाले लोग भी उसे देख ही रहे थे। वो सबकी निगाह की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। फिर वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझे कहने लगी कि तुम मुझे एक मजबूर इंसान मालूम होते हो। शायद तुम्हें काम की, पैसों की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैंने चौंक कर उसे देखा और तायद में सर हिलाया कि हाँ, मुझे वाक़ई पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें काम भी दूँगी और इसका इनाम भी दूँगी, और हो सकता है कि तुम्हें मुस्तकिल अपने पास नौकरी के लिए रख लूँ। क्या तुम मेरा काम करोगे? अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। मैं तो कब से नौकरी ढूँढ रहा था। उसकी पेशकश सुनकर मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। वो अजीब से अंदाज़ में मुस्कुराई और कहने लगी कि मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? उसकी बात सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। तो क्या वो मुझे ड्राइवर रखने के लिए जा रही थी? एक पल को मैंने उसे कुछ सुनाने ही लगा था, तभी मुझे अपनी पोज़ीशन का ख़्याल आ गया कि मैं तो यहाँ पर लोगों से भीख माँग रहा था। मेरा हुलिया भी अजीबो-गरीब हो रहा था। दिखने में ही भिखारी लग रहा था। ऐसे में इस लड़की से उलझना मुनासिब नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मुझे इज़्ज़त से रोज़गार कमाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे शशोपन में मुब्तला देखकर वो कहने लगी कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? मैंने मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया, तो वो कहने लगी चलो ठीक है, गाड़ी का मैंने उससे पूछ लिया था कि मेरे पास तुम्हारे लिए और काम है। मैं तुम्हें फ़िलहाल एक ज़िम्मेदारी सौंप रही हूँ। वो कुछ सामान है जिसे तुमने एक मंजिल से दूसरी तक पहुँचाना है। अगर तुमने ये कामयाबी से कर लिया, तो ना सिर्फ़ तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूँगी, बल्कि तुम्हें इनाम भी दूँगी। बात उसकी मुनासिब थी। मैंने सोचे समझे बगैर हाँ कर दी। ये जाने बगैर कि वो मुझे बगैर जाने परखे एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती थी? वो मुझे कैसे कीमती सामान अमानत देकर कहीं और भेज सकती थी? मगर मेरा तो सारा ध्यान ही इन पैसों की तरफ था जो उसने मुझे इस काम के एवज़ अदा करने थे। इस लड़की के आने से पहले मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि पैसों का बंदोबस्त कैसे करूँ, क्योंकि मैंने परसों अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था और डॉक्टर की फीस देने के लिए अभी तक मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे। मैंने फिर सोचा और नहीं, मुझे हाँ में सर हिलाते देखकर वो कहने लगी कि तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ मेरे घर पे चलो और फिर मैं तुम्हें सामान कुछ दूँगी।
वो तुमने अपनी मंजिल पर पहुंचाना है। मैं ये सुनकर परेशान हो गया था। अभी तो मैंने रात को तो कोई ड्यूटी नहीं दे सकता था। घर में मेरी बीवी अकेली है। एक पल को वो खामोश हुई और फिर वो कहने लगी कि मगर मुझे काम आज ही चाहिए, और अगर तुम मेरे पास काम करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरा ये काम करना है, आज ही करना पड़ेगा। सोच लो, अगर ये काम तुम्हारे हाथ से निकल गया तो बहुत अच्छी नौकरी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, जो इस काम की एवज तुम्हें मिलने वाली है। ये सुनकर मैंने पहले अपनी बीवी को कॉल करने का सोचा, मगर उसका मोबाइल तो टेबल पर पड़ा हुआ था शायद, और बेड और टेबल में अच्छा खासा फासला था, उसे तो नजर भी नहीं आता था। ऐसे में अगर मैं उसे कॉल करता भी तो वो यही सोच सोच कर परेशान होती रहती कि न जाने किसकी कॉल है, और वो कॉल तो उठा सकती नहीं थी। ये भी हो सकता था कि वो गिर जाती और उसे कोई चोट लग जाती। तभी मैंने कॉल करने का इरादा मुस्तरद कर दिया और सोचने लगा कि जब ये औरत सामान मेरे हवाले कर देगी तो मैं इस वक्त अपनी बीवी को जाकर बता दूंगा। और फिर मैं इसके साथ गाड़ी में सवार हो गया। वो मुझे लेकर एक टूटे फूटे से फ्लैट में आ गई। मैंने एक नज़र उस लड़की के हुलिये पर डाली और दूसरी नज़र इस फ्लैट को देखा, जो किसी भी तरह से अब इस लड़की के शायाने शान नहीं लग रहा था। ये फ्लैट तो बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत में था। मेरा सवाल जुबान की नोक पर आ गया और अब मैंने कहा कि आप यहाँ पर रहती हैं। उसने मेरे चेहरे पर हैरानगी देख ली थी। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हाँ, बस यही समझ लो, मैं यहीं पर ही रहती हूँ। उसे गोलमोल सा जवाब लिया था और फिर खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा था। उसने एक अलमारी से लॉकर से एक बड़ा सा बैग निकाला और मेरे हवाले करते हुए बोली कि इस एड्रेस पर इस अमानत को पहुंचा देना। मैंने ये भी नहीं देखा कि न जाने इसमें क्या है। वो कहने लगी कि तुम ये मत समझना कि तुम इस सामान को लेकर फरार हो सकते हो या तुम कहीं पर छुप सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नज़र तुम पर ही है। मैं हर पल तुम्हें देख रही हूँ। किसी किस्म की होशियारी मत करना और मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मुझे धोखा देने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। एकदम ही उसके अल्फाज, उसका अंदाज, उसका लहजा बदल गया था। मैं कुछ ठटक कर रह गया। मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। मगर अब मैं यहाँ तक आ गया था तो इस सामान को इसकी मंजिल तक पहुँचाने में मुझे कोई आर महसूस नहीं हो रही थी। तभी उसने मेरे काम की आधी रकम मेरे हाथ में रख दी और कहने लगी कि ये सामान वहां पर पहुंचाकर दोबारा मेरे पास आना, मैं बाकी की रकम भी तुम्हें दे दूंगी। मैंने खुशी खुशी इन पैसों को देखा और फिर बैग लेकर घर से बाहर निकल आया। उसने मेरे हवाले एक बाइक की थी। मुझे कहने लगी कि इस बाइक पर तुम सवार होकर चले जाओ। वो बाइक भी इंतहाई मामूली सी टीचर सी थी। इससे अच्छी हालत में तो मेरी अपनी बाइक मेरे पास मौजूद थी, मगर मोटरसाइकिल चलने में भी अच्छी थी। इसकी अच्छी खासी स्पीड थी और उसने मुझे रास्ते में तंग भी नहीं किया था। ये सामान मुझे जिस पते पर पहुंचाना था वो पता एक सुनसान इलाके का था। आधी रात को इस इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं था। वो इलाका तो गोया चोरों और डाकुओं का अड्डा बन चुका था। इस इलाके में वारदातें होना आम सी बात थी। शरीफ लोग तो शाम के बाद इस रोड के पास से भी नहीं गुजरते थे, और इस इलाके में जा रहा था मैं, गोया खुद को मौत के मुंह के हवाले कर रहा था। एक पल को मैंने सोचा कि मुझे रास्ता बदल लेना चाहिए। मैं घर चला जाता हूँ और इस काम से मना कर देता हूँ, मगर फिर पैसों के लालच आड़े आ गया। अगर मैं ये पैसे इस लड़की से नहीं लूंगा तो न जाने मेरी बीवी का क्या हाल होगा। साथ साथ मेरे दिल में ये तजस्सुस भी जाग रहा था कि आखिर इस सामान में ऐसा क्या है जो इस इलाके में पहुंच जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सामान में कोई गड़बड़ हो, कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। यूं भी आजकल के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। किसी भी इंसान का कुछ पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इस सोच का आना ही था कि मैं यकदम घबरा गया था और मेरे पांव खुद ब खुद ही ब्रेक पर जा रुके थे। बाइक एक चिड़चिड़ाहट की आवाज से सड़क पर खड़ी हो गई। यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। रात के इस पहर सब लोगों को अपने अपने घर जाने की, अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी। जल्दी तो मुझे भी थी, मगर अब मैं ये सोचकर डर गया था कि न जाने इस सामान में ऐसा क्या था जिसके लिए इस लड़की ने मुझे इतनी हिदायत दी थी। जब मैं वो सामान खोलकर देखा तो परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं तो किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया था। अब क्या करूं? अगर करूं तो फिर क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस लड़की ने मुझे फंसा दिया था। अगर ये सामान लेकर मैं इस मंजिल तक पहुंच भी गया तो न जाने वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये तो पुलिस का मामला है। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पुलिस को इस वाक़े के मामले में इत्तला करूं। तभी मैंने मोबाइल पर वो नंबर मिला दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। मुझे वो लोग लेकर मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं था। पूरा फ्लैट खाली पड़ा था। किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। वहां पर वो गाड़ी भी मौजूद नहीं थी और वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली थी जिससे किसी इंसान की शनाख्त हो सके। फिर वो लोग मुझे थाने में लेकर गए। मुझसे इस लड़की का स्केच बनवाया था जिसके घर वापस आने लगा था तो बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया था। मेरा सारा ध्यान अपनी बीवी की तरफ था। न जाने मेरी गैर मौजूदगी की वजह से उसकी क्या हालत हो गई होगी। वो तन्हाई से ख्याल से ही बहुत ज्यादा डर गई होगी। जब मैं घर जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे कि वो लोग तुम्हारी यकीनन ताक में ही होंगे। तुम्हारा इस वक्त अकेले जाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुझे पुलिस वैन में घर छोड़ा और अपनी तसल्ली करने के बाद वहां से गए थे। घर से बाहर पुलिस वालों का पहरा भी लगा दिया गया था कि वहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद तो नहीं है
जो मुझे नुकसान पहुँचा दे। इस सब से मेरी बीवी बहुत बुरे तरीके से डर गई थी। वो मुझसे लिपट गई और रो-रो कर कहने लगी कि ये कौन लोग थे? यहाँ पर क्यों आए थे? मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता था कि अगर मैं उसे कुछ बताता तो वो परेशान हो जाएगी। यूँ भी जो कुछ हुआ था, मेरी अपनी गलती की वज़ह से हुआ था, मेरे लालच की वज़ह से हुआ था। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की ऐसी रात थी, जिसने मेरी सोच को बदल के रख दिया था और मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं मेहनत मज़दूरी करके अपना और अपनी बीवी का पेट पालूँगा। मैं शुरू से ऐसा नहीं था, मेरे माँ-बाप नहीं थे, मेरे मामू ने मुझे पाला था, मुझे पढ़ाया-लिखाया था, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया था। मैंने मामू के अलावा कोई और रिश्ता नहीं देखा था। जब भी मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। मामू ने शादी भी नहीं की थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरे लिए वक़्फ़ कर दी थी। मैं उनकी कुर्बानी की कदर करता था। मैंने मामू से बहुत बार कहा कि शादी कर लें, मगर वो नहीं माने थे। नौजवानी में इन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, मगर उसने मामू को ठुकरा दिया। उसके बाद मामू अपने दिल में किसी को बसा भी नहीं सके और ना ही इस घर में। मेरे बार-बार इसरार करने के बावजूद भी उन्होंने शादी नहीं की थी और फिर अचानक से मामू का भी इंतकाल हो गया। अब मैं इस बड़ी दुनिया में अकेला रह गया था। सुंदस मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी। हम दोनों ही एक-दूसरे को पसंद करते थे। मैं जानता था कि वो बहुत बड़े घर की लड़की थी, जबकि मैं एक यतीम लड़का था, जो कि पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। अपनी औकात को जानते हुए मैंने कभी सुंदस से पसंदीदा का इज़हार नहीं किया था और ना ही कभी उसने मुझसे कोई ऐसी बात की थी। जब हमारा इस यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर था, तो कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने हमेशा के लिए एक-दूसरे से अलहदा हो जाना था। तब सुंदस ने मुझसे अपनी पसंदगी का इज़हार किया। उसकी बात सुनकर कितनी देर तक मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा था। मैं उससे कुछ कह भी नहीं पाया था। मैं समझता था कि उसके माँ-बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। जब यही बात मैंने उसके सामने रखी, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए सब लोगों से निपट लूँगी, सब लोगों का सामना कर लूँगी, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार करना मेरे बस में नहीं है। वो ये बात कहकर रो पड़ी थी और मैं भी तो उसे दिल ही दिल में पसंद करता था और अब जब उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत के बारे में आगाह हो गया, तो मेरे लिए अब पीछे हटना बहुत मुश्किल हो गया था। सुंदर ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी इस बात पर मानने पर तैयार नहीं था। और तब ही उसने वो कड़ा फैसला कर लिया था। वो मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लेगी। बाद में माँ-बाप को मना भी लेगी, मगर वो दिन कभी भी नहीं आया। उसके माँ-बाप ने उसे माफ़ नहीं किया था। उन्होंने उसे कलाम तक करना छोड़ दिया था। ऐसे में हम दोनों का एक-दूसरे के अलावा कोई भी नहीं था। हम दोनों एक-दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। कभी-कभी सुंदर अपने घर वालों को याद करके अफसरदा हो जाती थी। माँ-बाप के साथ-साथ बहन-भाइयों ने भी उससे कता ताल्लुक़ कर लिया था। एक दिन मेरे दोस्त की शादी थी। इस दिन सुंदस ने मेकअप खरीदने के साथ-साथ नए लेंस भी खरीदे थे। इस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर जब हम तकरीब में पहुंचे तो अचानक से सुंदस की तबीयत खराब होने लगी थी। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था, आंखों में खारिश होने लगी थी, यकदम ही वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मैं तकरीब छोड़-छाड़ कर उसे लेकर अस्पताल आया था, तभी मुझ पर इंकशाफ हुआ कि इन लेंस की वजह से मेरी बीवी की नज़र वक्ती तौर पर चली गई थी। डॉक्टर ने उसका इलाज बताया था, कुछ टाइम तक वो इलाज मुस्तकिल मिजाजी से करवाता रहा था। उसके बाद उसकी नज़र वापस आ सकती थी। सुंदर की वजह से ही मुझे ऑफ़िस से बहुत सारी छुट्टियाँ करनी पड़ी थी। मुझे उस ऑफ़िस से निकाल दिया गया था। मेरे पास जो भी जमा पूँजी थी, वो सब ख़त्म हो गई थी। अब मेरे पास फूटी-कौड़ी भी नहीं बची थी। मैं जहाँ कहीं भी जॉब करने जाता था, मेरी क्वालिफ़िकेशन और तजर्बा ना होने के बावजूद मुझे कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान था इस दिन, जब मैंने घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैं पूरा शहर में ख्वार होता रहा और फिर थक-हार कर फुटपाथ पर एक जगह बैठ गया। मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे, तभी एक शख्स ने मेरी गोद में चंद पैसे फेंके थे। मैं इन पैसों को देखकर चौंक गया था। वो भीख थी। तब मैंने फैसला किया कि अब मुझे भीख ही माँगनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बीवी को भूखा नहीं रख सकता था। इस तरह से मैं भीख माँगने पर मजबूर हुआ था। मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं अब मेहनत मज़दूरी कर लूँगा, मगर ये गलीज़ काम नहीं करूँगा। अगले दिन वो लड़की पकड़ी गई और उस लड़की के साथ उसका बाकी ग्रुप भी पकड़ा गया। वो लड़की इस ग्रुप का सरगना थी। पुलिस वालों का कहना था कि काफ़ी टाइम से इस ग्रुप के पीछे थे वो और मेरी वज़ह से वो ग्रुप पकड़ा गया था। चूँकि इस वक़्त मैंने अपना रूप बदला हुआ था, इसलिए वो लोग मेरी असल सूरत भी नहीं पहचान पाए थे और मुझे किसी से कोई खतरा भी नहीं था। मगर इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने कहा कि मुझे अपनी रिहाइश तब्दील कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनका कोई साथी मुझे नुकसान पहुँचा दे। फिर मैं वो इलाका छोड़कर एक नए इलाके में शिफ्ट हो गया था। इस काम की वज़ह से मुझे पुलिस वालों ने अच्छी खासी इनाम की रकम दी थी, जिससे मैं अपनी बीवी की आँखों का इलाज करवाया और उसकी आँखों की रोशनी वापस लौट आई थी। और मैंने अपना सारा छोटा कारोबार कर लिया था, जो देखते ही देखते बढ़ने लगा था। हमारा एक बेटा भी हो गया था, काफ़ी टाइम भी गुज़र गया था, मगर अभी तक सुंदस के माँ-बाप ने उससे नाराज़गी ख़त्म नहीं की थी। अपने माँ-बाप को याद कर के रोती रहती थी और फिर एक दिन उसके माँ-बाप खुद ही उसके पास आ गए थे। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहने लगे कि तुमसे दूर रहकर, नाराज़ रहकर हम लोग भी खुश नहीं थे।
हम तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहते कि तुमने गलत किया। माँ-बाप कभी भी औलाद के लिए गलत नहीं चाहते। हम यही समझते थे कि तुम जल्दबाज़ी में गलत फ़ैसला कर रही हो, मगर तुम्हारा फ़ैसला दुरुस्त था। ये देखकर हमें खुशी हुई। उन्होंने मुझे भी गले लगा लिया और उस दिन के बाद से सुंदस तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे खुश देखकर मैं भी खुश और मुतमईन था। उसके दिल में जो आखिरी काँटा था, वो भी निकल गया था और मैं इस बात पर शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली थी। मेरी बीवी को ये बात मालूम नहीं हुई कि मैं इससे पहले भीख माँगा करता था।